सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा न्यू बैच जिसका नाम है लक्ष्य सामने आपके लॉन्च हो चुका है। पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हालांकि जो आपको टाइम टेबल है वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है। तो टाइम टेबल के हिसाब से आज ट्यूसडे और पहली क्लास यहाँ पे 10 बजे जो आपकी है वो हिस्ट्री की और साइकोलॉजी का जो है वो मिक्सचर हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखिएगा। बाकी शाम को आपकी जो क्लास होगी वो जो हमारा बीएससी का बायोलॉजी ग्रुप है उनके लिए क्लास होनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो यूट्यूब पर हमारी जो प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं उसको भी आप कवर अप ज़रूर करिए। थोड़ा सा जो आप स्पीड है उसको आप फास्ट करके कवर कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और एग्जैक्ट रिलेवेंट कंटेंट आपको हमने सब कुछ दे रखा है, जो कि हर एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। मज़ा आ जाएगी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ हमारी सारी वीडियोस को कवर करते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो निराशा नहीं होगी। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा सीखने को मिलेगा, रिलेवेंट कंटेंट सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं आपको ई बुक के बारे में भी बता दूँ। ऑलरेडी बहुत से बच्चे इस बुक को ले रहे हैं और यहाँ पे कम समय में एक ज़्यादा आउटपुट का जो मज़ा है वो ले रहे हैं। और रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का, मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, यहाँ पे हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सभी का जितने भी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, बॉस सब कुछ कवर कर रखा है इसमें। 2 मास्टर वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इसके साथ में ही आपको फ्री में कंप्यूटर की भी हम टॉप नॉच 250+ क्वेश्चंस की ई बुक दे रहे हैं। इतना आप ई बुक में जो है वो जो दिया है वो अगर आप कवर कर लोगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी और जब एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप उसको टैकल कर पाओगे, डील कर पाओगे। स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, पैटर्न सब कुछ समझा रखा है। शॉर्ट मेथड भी और स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको टाइम सेविंग मेथड के साथ यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करवाई हैं। इतना करने के बाद आप वापस से यूट्यूब चैनल पे हमारे आइए, वहाँ पे जो आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उसको भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो आपके सामने जब बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर एम। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के पार्ट की, फिर उसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा वो हिस्ट्री का। जिनके भी यहाँ पे एंट्रेंस सिलेबस में साइकोलॉजी नहीं है वो क्या करिए, वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिए, जहाँ से हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो रहा है वहाँ से आप देखिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। डेफिनेशंस ये आती हैं, पूछा जाता है आपसे कि भाई ये स्टेटमेंट किसने बोला, ये डेफिनेशन किसने दी। तो ज़्यादा हम देर नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस हमको करने हैं। ठीक है, और ज़्यादा अगर लंबी वीडियो होगी तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। और अगर भैया जो बोर हुआ तो याद रखना यही कुछ चंद दिन है, इसमें अगर आपने मेहनत कर ली अच्छे से पूरी उत्साह और उमंग के साथ तो आपको एक जो सीट है आपके लवली लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डेडिकेशन नहीं है और नहीं चाहते आप अगर अपना एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में, तो फिर आप बोरियत महसूस करने के बाद आप क्लास को लीव कर सकते हो। ठीक है, तो बोरियत ना लगे, ये चीज़ आपको पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, गांठ बांध दीजिए भाई, हम पूरी जान लगा रहे हैं आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते रहते हैं। आई होप सो कि आप सभी मोटिवेटेड हो और अपना अच्छे से एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले का जो हम आंसर देखें तो ऑप्शन ए जो है ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो यहाँ पे ऐसी बात करता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर मेंटल प्रोसेस। किसने बोला है ये, तो ये बोला है आपके अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। किसने बोला है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि ज़्यादा देर हम नहीं लगाएंगे। आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है और क्लास को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो यहाँ पे साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जॉन बी वॉटसन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, both of its phenomenon and their conditions, the description and explanation of states of consciousness। ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है, किसने इसकी बात कही है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं।
तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए विलियम जेम्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा, ये टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चंस को आप काउंट करते रहिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। क्लास पूरी जब खत्म हो जाए तो आप अलग अलग मेंशन करके बताइएगा कि साइकोलॉजी में सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए और हिस्ट्री में हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हुए। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, किसने बोला है ये? और यहाँ पे बता दें कि जो है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा कंसीडर करें चीज़ों को। आई होप कि आपकी जो बोर्ड अभी एग्ज़ाम हुए उसमें एक इंग्लिश जो है वो भी एक अच्छा आपका एक मेजर पार्ट रहा होगा, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, है ना। तो इंग्लिश तो सभी के में होता है और बेसिक इंग्लिश है, इतना आई होप सो कि आप जो है ज़रूर समझेंगे, आई बिलीव। ओके, सो यहाँ पे बात करें, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है क्रो एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। साइकोलॉजी डील्स विद रेस्पॉन्सेज टू एनी एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट लाइफ प्रेजेंट्स, है ना। अच्छा पार्ट है, क्या है कि साइकोलॉजी जो है वो डील करता है वो सारे रेस्पॉन्सेज से और सभी रेस्पॉन्सेज से जो कि लाइफ में होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में और डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्सेज हम देते हैं, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये किसने बोला है? ये बोला है आपके स्किनर ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। साइंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, ये किसने बोला है साइकोलॉजी को? तो ये बोला है आपके वुड्सवर्थ ने। नेक्स्ट हम चलते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। साइकोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान है जो हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। तो किसने बोला है ये? विलियम मैकडॉगल ने बोला है, ठीक है। और बॉस यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। डैश सेपरेटेड साइकोलॉजी फ्रॉम फिलॉसफी, किसने यहाँ पे साइकोलॉजी को फिलॉसफी से सेपरेट किया है? तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें, आपका ऑप्शन है वुंडट ने, ठीक है। वुंडट ने यहाँ पे सेपरेट किया है किसको? साइकोलॉजी को फ्रॉम फिलॉसफी से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, टू डोमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग हाउ द ब्रेन वर्क्स। तो दो डोमिनेंट्स होते हैं कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, एक होता है कि स्ट्रक्चरलिज्म, एक होता है फंक्शनलिज्म। तो दोनों ही आपको याद रखने, रेड से मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म वॉज द नेम गिवन टू द अप्रोच पायनियर्ड बाय विलियम वुंट। तो आपको याद रखना है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म की जो अप्रोच है कौन देता है? विलियम वुंट इसकी अप्रोच देते हैं। फोकसेस ऑन ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेंटल प्रोसेस, है ना। तो जो मेंटल प्रोसेस होता है, जब हम सोच नहीं पाते हैं, मेंटल प्रोसेस में हमारा जो दिक्कतें सामने आती हैं, हम चीज़ों को थॉट नहीं कर पाते हैं, थिंक नहीं कर पाते हैं, थॉट प्रोसेस हमारा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वो चीज़ पे फोकस करते हैं विलियम वुंट ने, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म से ये जो है समझाने की कोशिश करते हैं। आगे बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म रिलाइड ऑन द ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शन और रिसर्च मेथड। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो एक ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है, मेंटल प्रोसेस में आपको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि यहाँ पे हम किस तरीके से सोचें, किस तरीके से आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, और वैसे ही आपके सामने लौट फेर के आता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं, हु बिलीव्स दैट साइकोलॉजी इज स्टिल प्री पैराडाइग्मेटिक, है ना। कौन कहता है कि जो साइकोलॉजी है वो अभी भी प्री पैराडाइग्मेटिक है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका जो है ऑप्शन जो सी है, कुहन, है ना। कुहन जो है, इन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजी है वो अभी भी अपने प्री पैराडाइग्मेटिक स्टेज में है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं लाइक करने को नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छी लगे चीज़ें तो आप देख लीजिएगा, बाकी और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो, ठीक है। हु सेड, क्योंकि यार लाइक जो है, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपनी तरीके से तो पूरी आपको डेडिकेशन दिखा ही रहा हूँ, पूरी जान भी लगा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आप चीज़ें समझ के और क्लास में जो कंटेंट है उसको देखकर, ठीक है, तब आप अपना एक्शन लीजिएगा। ना पसंद आए तो बॉस डिसलाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्लास पसंद नहीं आई, मंजूर है। लेकिन अगर पसंद आ रही है तो उसका उल्टा भी आपको करना है, क्लास को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर क्लास अच्छी थी, क्वेश्चंस अच्छे थे। भाई मोटिवेशन उसी से मिलता है ना। आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए, हमको भी चाहिए होता है
इवन सारे यूट्यूबर्स को जो है वो सारे टीचर्स को मोटिवेशन चाहिए होता है कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है उनके कि नहीं समझ में आ रहा है, कितना वो चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए रेस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। चलिए, हु सेड पीपल कुड बी क्योर्ड बाय मेकिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे कौन कहता है कि जो लोग होते हैं उनको हम कॉन्शियस या अनकॉन्शियस थॉट्स से या मोटिवेशन देकर हम उसको सही कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों की बात ले लें, आपके सामने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत सारा आपके पास बर्डन होगा, बहुत सारे अलग काम होंगे, घूमना होगा, है ना, और रोज़ कहीं जाना होगा, चाय पीना और चाय के साथ कुछ और भी, है ना। तो चीज़ों को समझ रहे होंगे आप। तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होंगे, बट आपको एक टेंशन भी होगी कि बॉस यार अब 12th तो हो गया, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम तो हो गया, बट अब एडमिशन कहाँ होगा अच्छे कॉलेज में, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा हो पाएगा। तो वो जो टेंशन है ना, वो आपकी हम दूर करते हैं। कैसे कि भैया ज़रूर होगा आपका एडमिशन, लेकिन आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से। कंपटीशन तो रहने वाला है, A++ NAC की तरफ से ग्रेड मिल चुका है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस सिलेबस हमने बता रखा है, न्यू बैच भी लॉन्च कर रखा है, ये क्लासेस हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें हमने अवेलेबल करा रखी हैं, ई बुक है और ये शॉर्टकट मेथड है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आपको एक माइंड मैपिंग हो जाएगी। आपके अंदर जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हट के जो हमारा माइंड मैपिंग थॉट है वो आपके दिमाग में चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जो थॉट्स अब आप सोचोगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचोगे कि हाँ, मेरे को रास्ता मिल चुका है, इस रास्ते पे चल के डेफिनेटली मेरे को वहाँ पे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये मोटिवेशन भी आपको वहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये जो है किसने बोला है, ये जो पीपल कुड बी क्योर्ड बाय मेकिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स एंड मोटिवेशन, ये बोला है आपके फ्रीउड ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, साइको एनालिसिस फाउंड बाय सिगमुंड फ्रीउड। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि साइको एनालिसिस किसके द्वारा फाउंड की गई, तो सिगमंड फ्रीउड के द्वारा। वॉज द डोमिनेंट पैराडाइम इन साइकोलॉजी ड्यूरिंग अर्ली, किस सेंचुरी में ये जो है बात आती है, तो 22 सेंचुरी में ये बात आती है जब साइको एनालिसिस जो है वो फाउंड की गई थी सिगमंड फ्रीउड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोलता है कि हु आर्ग्यूज माइंड इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड इट इज़ पॉइंटलेस टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर, है ना। अभी आपने देखा कि हमने पहले देखा कि वो जो वुंड थे वो बोल रहे थे कि जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, मेंटल प्रोसेस है, ज़रूरी है। बट यहाँ पे जो बात आ रही है, इन्होंने आर्ग्यू किया है कि भैया माइंड जो है ना वो कंसिस्टेंटली चेंज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर हो, पॉइंटलेस स्ट्रक्चर है, इन्फिनिटिव, कुछ भी सोच सकता है। आपके भी मन में कभी कुछ ख्याल आता होगा, कभी कुछ, कभी आपको लगता होगा कि मैं ये वीडियो तो देख रहा हूँ, अब छोड़ो यार दूसरी वीडियो देखता हूँ या दूसरे सब्जेक्ट को देखता हूँ, भटक जाते हैं आप, है ना। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, या आपको लगता होगा कि नहीं यार इसको बाद में देख लूँगा, मैं अभी जाके एक चाय पी आता हूँ, है ना, कटिंग पी आता हूँ एक, है ना, या घूम आती हूँ, या सेल्फी ले लेती हूँ, है ना। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब चीज़ों को समझते हुए चलना, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा बहुत आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे, चीज़ें आपको समझ में भी आती रहें, बोरियत ना लगे आपको, ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइंड जो है क्या होता है, कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है और उसके पास कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि वो वहीं तक सोचेगा, पॉइंटलेस है, इन्फिनिटिव है। ये कौन कहता है, ऐसा स्ट्रक्चर कौन डिस्कस करता है, तो भाई जेम्स जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, जेम्स इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज़ नोन फॉर एन फंक्शनलिज्म अप्रोच। तो जो अभी हमने दो तरीके का देखा ना, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की बात कौन करता है वो हम देख चुके हैं, फंक्शनलिज्म की बात कौन करता है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका जो विलियम जेम्स है वो फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज ही ओपनड फर्स्ट लेबोरेटरी डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी इन 1879। भाई एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, इसका आंसर जो है वो होगा वुंट। अब यहाँ पे हम ये भी पूछ सकते हैं कि डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, या हु इज़ द इम्पॉर्टेंट फिगर, या हु इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। आपका आंसर बनेगा वुंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओपनड फर्स्ट लेबोरेटरी डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी? आंसर बनेगा वुंट। या फिर ये भी बन सकता है कि वुंट ओपनड फर्स्ट लेबोरेटरी डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी इन विच ईयर? तो 1879। ये सब तथ्य, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दूँ और यहाँ पे चीज़ों को समझाता हुआ चलूँ। साइकोलॉजी शुड लुक फॉर द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? आपका बिहेवियर है, लेकिन अब आप हंस रहे हो, है ना, उसका भी कुछ रीज़न है। आप इस क्लास को देख रहे हो, उसका भी कुछ रीज़न है। आप दुखी हो, आपका बिहेवियर जो बदलता है, कभी आप र्यूड हो जाते हो, कभी आप प्यार से बात करते हो, कभी आप लड़ने लगते हो, कभी आप एक्साइटेड हो जाते हो, कभी आप एंग्शियस हो जाते हो। बिहेवियर में जो चेंज आता है वो कौन देखता है? वो साइकोलॉजिस्ट देखता है ना। वो साइकोलॉजी ही देखता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वही देखता है। कभी किसी के पास जैसे कि कुछ मेंटल हो गया या कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, माइंड में अगर कुछ हो जाता है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या मेरा माइंड जो है ऐसा ऐसा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, बिहेवियर में चेंजेस होते हैं या कुछ भी। तो फिर वो बताएंगे साइकोलॉजिस्ट कि आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, या कुछ दवा वगैरह ले रहे हो, या वो रिएक्शन है, या एलर्जी है, या आपको जो है प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहे हो। चीज़ों को बताएंगे, प्रिवेंशन क्योर देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देगा कि बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है उसको कौन देखता है? साइकोलॉजिस्ट देखता है। ये बात किसने कही? ये बात कही हमारे जेम्स ने, ठीक है, JAMES। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। कौन बोलता है ये? कोहलर नाम के एक जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं कोहलर, याद रखिएगा। वही बोलते हैं कि भैया लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, है ना। किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि आखिर है क्या चीज़ें, है ना। जैसे कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही ले लें, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर है तो हम कैसे हैंडल करेंगे, अगर नहीं है तब कैसे हैंडल करेंगे, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन किसने बोला है? कोहलर ने बोला है, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, डैश डिफाइंड या हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, है ना। तो किसने बोला है ये? यहाँ पे जो डेफिनेशन बोल रही है वो ये बोल रही है कि जो साइकोलॉजी है ना, वो साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक जो है आपकी स्टडी है, जो कि बोलता है कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? इसका साइंटिफिक, इसका वैज्ञानिक अध्ययन ही कहलाता है आपका साइकोलॉजी। कौन बोलता है ये? तो वुडवर्थ बोलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हुज स्ट्रक्चरल थ्योरी रिप्लेस्ड बाय वॉटसन्स थ्योरी? तो स्ट्रक्चरल थ्योरी, किसकी स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है वो रिप्लेस कर दी गई थी? वॉटसन्स की बिहेवियर से। तो भैया अभी हमने पहले देखा कि स्ट्रक्चरल थ्योरी किसने दी है? वुंट ने दी है। तो जाहिर सी बात है किसकी स्ट्रक्चरल थ्योरी होगी? वुंट की ही होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। द क्लासिक contemporary perspectives in psychology to adopt scientific strategies were behavioralist, ठीक है। या ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द क्लासिक कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी टू एडॉप्ट साइंटिफिक स्ट्रेटजीज वर, कौन था? तो बिहेवियरलिस्ट थे, ठीक है। थर्ड फोर्स इन द साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को हम यहाँ पे थर्ड फोर्स इन द साइकोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच किसकी बात करती है? ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच आपके एक्सपीरियंस की बात करती है, आपके ग्रोथ की बात करती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1960 और 1970s में साइकोलॉजी बिकेम अ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, और इसने क्या अडॉप्ट किया?
साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट की। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साइकोलॉजी ने साइंटिफिक अप्रोच कब अडॉप्ट की, तो 1960 से और 1970 के बीच में जो आपका ईयर दिया होगा या बिटवीन करके दिया होगा, तो 1960 से 1970 के बीच में आपका ये चीज़ें अडॉप्ट हुई, साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक अप्रोच की तरह यहाँ पे अडॉप्ट करने लगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट एंड चेंज बिहेवियर। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, है ना, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है ना, क्या है, ये सब चीज़ें आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरा है एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब कर रहे हो आप, एक्सप्लेन भी कर रहे हो, है ना। प्रिडिक्ट करना कि भाई अगर मैंने एक स्टेप लिया, अगर मैंने रीजनिंग प्रिपेयर की तो मेरा एक स्कोरिंग पार्ट कवर हो जाएगा। अगर मैंने ई बुक ली तो 2 घंटे में जो आपका रीजनिंग है वो कवर हो जाएगा। भाई एग्जांपल दे रहा हूँ यार, इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। मेरे को दिमाग में जो भी अभी एग्जांपल आ रहा है ना, बस वो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। ये मत सोचना कि बार बार ई बुक भाई लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मैं आपका फ़ोन पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं कुछ कर रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चीज़ों को समझिए। बाकी अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हो, डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट मिलेगा उसके लिए। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं तो टू प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा, कैसे होगा। आप एक प्रिडिक्शन लगाते हो ना कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाऊँगी या ऐसे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई मिलेगी, एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिडिक्ट करते हो। सभी को पता होगा प्रिडिक्ट मतलब किस तरीके से हम ले सकते हैं। बिहेवियर में आपके चेंज आता है। अभी मैंने बताया आपको कि आप कभी किसी से प्यार से बात करते हो, कभी किसी से गुस्से से बात करते हो, कभी एग्रेशन में, कभी नॉर्मल बात करते हो, कभी आपका मूड नहीं होता है ना। बिहेवियर में आपके चेंज होते हैं। तो ये गोल्स होते हैं आपके साइकोलॉजी के जिनको डील करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्किनर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइकोलॉजी में, और ये बोलते हैं कि भैया लैंग्वेज इज़ लर्नड फ्रॉम अदर पीपल वाया बिहेवियर शेपिंग टेक्निक्स। अब आपके ही लाइफ में कोई ना कोई एक आइडल होगा जिसकी बोली आप पसंद करते होगे, जिसका बोलना आप पसंद करते होगे। हो सकता है वो एक मोटिवेटर हो सकता है एक वो मेंटर हो सकता है आपका कोई टीचर हो सकता है आपका कोई प्रिय हो सकता है आपके माता पिता में से कोई एक हो जिसको आप पसंद करते हो कि हाँ ये जब बोलते हैं तो मेरे दिल से एक अच्छी आवाज़ आती है, कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो उसी से आप सीखते हो, उसी पर्टिकुलर पर्सन से आप सीखते हो। वही बोला है कि जो लैंग्वेज है ना, और फिर आप लैंग्वेज वहाँ से कॉपी कर लेते हो और फिर आप वही चीज़ दूसरे को समझाते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस तरीके से फिलॉसफिकल बातें करने लगते हो, है ना। आपने चीज़ें सीखी हैं और फिर आप वो चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो अदर पीपल्स के बीच में। तो लैंग्वेज इज़ लर्नड फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे पीपल से आप सीखते हो वाया बिहेवियर शेपिंग टेक्निक्स। बिहेवियर को उनको देखते हुए कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप इम्प्रेस हो रहे हो, तो आप भी सोचते हो कि मैं भी ऐसे ही बात करूँगा, मैं भी ऐसे ही जो है अपना बिहेवियर रखूँगा, जिससे अदर पर्सन के ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़े, वो भी इम्प्रेस हो जाए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कौन बोलता है, स्किनर बोलते हैं। ओके, मेरे से भाई जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपको उतना जो है चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेनसन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। बोलते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर IQ स्कोर्स, इवन गोइंग सो फार एज टू सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज 80% इनहेरिटेड। तो भाई ये याद रखना बस इसमें कि जो IQ स्कोर्स की जब बात आए तो जेम्स का नाम याद रखना है, वहाँ पे जेम्स ही आगे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कौन करता है, तो प्लेजेट ये हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ब्रूनर ने यहाँ पे एक थ्योरी प्रपोज की थी, या थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने प्रपोज की थी, तो ब्रूनर ने की थी, याद रखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय, तो यहाँ पे BF स्किनर इनका नाम है, याद रखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आएगी तो BF स्किनर का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसके एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंटी था या जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो डॉग था एक, है ना। इट वॉज डॉग on which the experiment was done. By whom? It was by Pavlov. Pavlov के द्वारा जो है यहाँ पे डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, याद रखना है आपको। घुमा के भी पूछ सकता है कि पेवलोव ने किस एनिमल को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, तो इट वॉज डॉग। आगे हम बात करें तो वोगोत्स्के यहाँ पे एक अगेन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। कहते हैं कि
चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ सोशल इंटरेक्शन ऑल्सो प्रोपाउंडेड सोशल कल्चरल थ्योरी। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। वोगोत्स्की बोलते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ सोशल इंटरेक्शन। भाई चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो तभी होता है, इवन चाइल्ड का क्या, सभी का डेवलपमेंट तभी होता है जब वो सोसाइटी में जाता है लोगों के साथ में। अब दो तरीके से हो सकते हैं यार, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। पीने खाने वाले लोगों के बीच में जाओगे तो वैसा ही बन जाओगे, नॉर्मल अच्छे पढ़ने लिखने वालों के लोगों के बीच में जाओगे, जो अच्छी वाइब्स वहाँ जहाँ से आती हैं, आपको डिपेंड करता है आप पे कि कहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, पूरा कंट्रोल आपका होता है। ठीक है, कोई दोस्त बिगाड़ता नहीं है, आप खुद बिगड़ते हो। इसमें दोस्त को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप करोगे वो काम, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करोगे, सीधा मना करोगे, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है। आप जा रहे हो रास्ते में, आपको कोई एल्डर आपके मिल रहे हैं, आपको कोई नेबर मिल रहे हैं, आप नमस्ते करते हो, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो कि और सर बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं, और अंकल जी आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं आप लोग, और वो सुमित कैसा है, और घर में सब ठीक है। इंटरेक्शन करते हैं आप। ठीक है, उसी से फिर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ बेटा सब ठीक है, आप बताओ क्या से चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, 12th के बाद किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप बताओगे कि सर मेरे को लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाना है, नेशनल पीजी कॉलेज में जाना है, और मैं 24/7 सी जोन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा वहाँ पे प्रमोशन भी कर देना हमारा, है ना, ज़रूरी है। तो मतलब बहरहाल यहाँ पे जोक मार रहा, लेकिन आप कर सकते हो इसको, आप सीरियसली ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया बाहर वालों से। जब आप इंटरेक्शन करते हो वहीं से आप बोलना सीखते हो, कम्युनिकेट करना सीखते हो, कब किससे क्या बात करनी है, कब किसको क्या बोलना है, आपका डेवलपमेंट होता है, चीज़ें आपको पता चलती हैं कि हाँ भाई घर के बाहर भी दुनिया है और वहाँ पे भी जो चीज़ें चल रही हैं उनको हमको पता रखना चाहिए, नॉलेज में रखना चाहिए, राइट। तो जब ये बात आती है, ये इस तरीके से कौन बोलता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ सोशल इंटरेक्शन, तो वोगोत्स्की यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यही जो है इस चीज़ की बात करते हैं, सोशल कल्चरल थ्योरी। अब आप समझ सकते हो कि भाई अगर सोशल डेवलपमेंट या जो है सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सोशल कल्चरल थ्योरी भी यहाँ पे कौन देता है, वोगोत्स्की देते हैं। वो क्या कहते हैं कि सोशल कल्चरल थ्योरी में कि जो सोसाइटी में आपकी जो कल्चर है ना, उसको भी सीखना चाहिए, उस कल्चर को भी मेंटेन रखना चाहिए। और हर सोसाइटी के अलग अलग कल्चर होते हैं, इवन हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट के अलग अलग कल्चर होते हैं, तो सबके बारे में हमको पता रखना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। सो यहाँ पे जब सोशल कल्चरल थ्योरी की बात आएगी तब भी आपको याद रखना है वोगोत्स्की ही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी का यहाँ पे जो आज का पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम हिस्ट्री के पार्ट के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री के सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सोर्सेज हैं दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम, कहाँ से हमको पता चलता है कि जो हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको हिस्टोरिकल सोर्सेज बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो डैश गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। इसमें से कौन सा वेद आपको ओल्ड वैदिक पीरियड के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है, तो ऋग्वेद जो है वो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज इन टेक्स्ट इट इज़ इन वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ नॉट इन टेक्स्ट दैट इज़ नॉट इन वर्ल्ड। जो भी लिखा है वही संसार में है और जो लिखा नहीं है वो संसार में नहीं है। कौन बोलता है ये, कहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो भाई महाभारत एक एन एपिक एंड वेरी प्योर बुक है, आपको याद रखना है, महाभारत में ये बात कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक, भाई सोने वाला ये क्वेश्चन है, मतलब गोल्ड वाला क्वेश्चन है, वैसे सोने वाला नहीं कि आप सो जाओ, गोल्ड वाला क्वेश्चन है। त्रिपिटक रिलीजियस टेक्स्ट है, किसका, बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, और भी कुछ ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन याद रखना है त्रिपिटक बुद्धिज़्म का एक रिलीजियस टेक्स्ट है। कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, हो सकता है ये पूछे कि जो बुद्धिज़्म का रिलीजियस टेक्स्ट है वो कौन सा है, आंसर आपका त्रिपिटक बनेगा। या आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि त्रिपिटक इज़ एन रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ तो बुद्धिज़्म। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, इसीलिए जो रेड वाला है वो भी मैंने आपको मार्क कर दिया कि आपके दिमाग में चीज़ें बसी रहें। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझा के और चीज़ों को डिस्क्राइब करके बताने की कोशिश करूँ, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएँ और आपको मज़ा आती रहे। तो दूसरा है, पहला तो हमने देखा त्रिपिटक, दूसरा है जातक। तो जातक इज़ द टेक्स्ट ऑफ, ये भी जो है बुद्धिज़्म का ही टेक्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मिलिंद पन्हो कंटेन्स डायलॉग बिटवीन नागसेन एंड मिनेंडर। तो ये जो मिलिंद पन्हो है ये किन दो यहाँ पे बात करें किन दो पर्सन्स के बीच का जो डायलॉग है वो यहाँ पे मिलिंद पन्हो में डिस्क्राइब किया गया है। तो इट वाज नागसेन और मिनेंडर, ये दो हैं जो पर्सन, इनके ही जो डायलॉग्स थे उसका वर्णन किस में किया गया है, तो मिलिंद पन्हो में किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैकियावेलीज प्रिंस इज सेम एज, तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र याद रखना है आपको। मैकियावेली का प्रिंस और कौटिल्य का प्रिंस सेम है। कौटिल्य क्या बोलते हैं कि भैया राजा सर्वोपरि है, राजा की ड्यूटीज़ हैं, राजा को क्या करना है, प्रजा की सेवा करना है, और प्रजा को क्या करना है, राजा को ही भगवान मानना है। जो राजा की ऑर्डर्स हैं, राजा की जो एडवाइसेस हैं, उसकी कोई अवहेलना करेगा तो मतलब है कि आप प्रभु की, मतलब आप गॉड की अवहेलना कर रहे हो। मतलब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है बोलता है कि भैया जो एक राज्य में राजा है ना वही सर्वोपरि है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपने उसके ऑर्डर्स को नहीं माना तो इसका मतलब कि आप गॉड को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस देता है ये कौटिल्य अपने राजा को। और यही सेम चीज़ें आपको मैकियावेली के प्रिंस में भी, मैकियावेली की थ्योरी में भी देखने को मिलेंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मैकियावेली प्रिंस है वो किसकी तरह है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस राजा की बात की गई है उसी की तरह यहाँ पे मैकियावेली की भी प्रिंस की बात कही जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे बार बार पूछी जाती हैं बुक्स और इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री की ऑलमोस्ट सभी बुक्स को एक ही जगह पे आपके सामने पेश कर दिया है। कलहंस की जो बुक है वो है राजतरंगिणी, याद रखना है आपको। अष्टाध्यायी पाणिनि है। और जितनी भी बुक्स करवा रहा हूँ भाई रिपीटेड वाली बुक्स हैं, बार बार पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी। कल्हण की बुक राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी पाणिनि की। महाभाष्य पतंजलि की बुक है। और हर्ष चरिता किसने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है। किसने, बाण भट्ट ने। ओके, कंपोजर ऑफ विक्रमन चरित है ना, विक्रमन चरित। तो यहाँ पे कंपोजर ऑफ विक्रमन चरित की बात करें, बिल्हन आपको नाम याद रखना है। चंद बरदाई रिटन बाय पृथ्वीराज रासो। एंड फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर जो कि इंडिया आया था, इट वॉज मेगास्थनीज। इट वॉज मेगास्थनीज जो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर था, इंडिया आया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चित रहती है, हमेशा हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, ना ही सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो मेगास्थनीज की जो बुक है, इंडिका इसका नाम है, याद रखना है आपको। किसके दरबार में था ये मेगास्थनीज, कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क रहेगा ये। हु कंपोज जियोग्राफिया, तो स्ट्रैबो ने जो है वो जियोग्राफिया को कंपोज किया था। बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी, तो प्लिनी ने कौन सी बुक कंपोज की थी, ऑथर की थी, इट वॉज नेचुरलिस हिस्टोरिका, नेचुरलिस हिस्टोरिका। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाहेन वॉज द रेसिडेंट ऑफ, फाहेन कहाँ का निवासी था, तो चाइना का निवासी था, चीन का निवासी था। फाहेन केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रीजन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में कौन आया था, फाहेन आया था इंडिया में। ठीक है, हु केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड के जो रीजन था, जब रूलिंग थी तब कौन आया था, तो फाहेन आया था। लेकिन जब हर्षवर्धन का जब रीजन था, रूलिंग थी, तब आया था ह्यूएन सैंग। ठीक है, तो एच और एच, एच फॉर हर्षवर्धन एंड एच फॉर ह्यूएन सैंग, ये आपको याद रखना है। बाकी उल्टा आपका यहाँ पे दूसरा वाला जो है फाहेन, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, आगे हम बात करें। ट्रैवलर इब्ने बतूता केम फ्रॉम, कहाँ से आया था इब्ने बतूता, तो मोरक्को से आया था। ठीक है, इब्ने बतूता के बारे में भी भैया क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने आपको चीज़ें करवा रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो भाई इब्ने बतूता केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हुम, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में इब्ने बतूता इंडिया को आया था। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1861 AD में, आपको यहाँ पे याद रखना है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट डिस्कवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट थी उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो दयाराम साहनी नाम याद रखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड इन कब, तो 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वाज वाइज्ड बाय, तो जॉन मार्शल के द्वारा ये जो है खुदाई का काम देखा गया था 2 जगह, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में। ठीक है, खुदाई का काम। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि आपकी जो न्यूमिस्मैटिक्स है, न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स और मेटल्स। जब हम कॉइन्स तो स्पेशली याद रखना है, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, और मेटल्स भी। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट इंग्लिशमैन हु डिसाइफर्ड अशोकन्स इंस्क्रिप्शन वाज, तो जेम्स प्रिंसेप, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो ज़्यादातर जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, वो जो है किस लैंग्वेज में देखे जाते हैं और किस स्क्रिप्ट में देखे जाते हैं। तो पहले बोला है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का आंसर होगा प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में। स्क्रिप्ट कौन सी है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, हो सकता है आपसे एक चीज़ पूछी जाए, तो अलग अलग आपको याद रखना है कि लैंग्वेज की बात आएगी अशोका के इंस्क्रिप्शन की, तो भैया उसका आंसर होगा प्राकृत, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। और जब स्क्रिप्ट की बात आएगी तब ब्राह्मी आपका आंसर बनेगा अशोका के इंस्क्रिप्शंस की जब बात आएगी। आगे बढ़ते हैं, रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में आप लिखते हो तो लेफ्ट से राइट को जाते हो, लेकिन ऐसी कौन सी वो जो लिपि है जिसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, तो इट इज़ खरोष्ठी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोएटिक स्टाइल, तो रुद्रदामन में हमको यहाँ पे देखने को चीज़ें मिलती हैं। रुद्रदामन मेंशन्ड, क्या मेंशन करता है रुद्रदामन, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का जो वर्णन है वो रुद्रदामन में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, ये जो है हरिसेन, आपको नाम याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति के से रिलेटेड है। और जो यहाँ पे किसके दरबार में, तो भैया ये पोएट थे हरिसेना, है ना, कवि, यहाँ पे कवि थे, और किसके दरबार में, तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड इन विच सेंचुरी, तो 4th सेंचुरी में जो आयरन पिलर है मेहरौली का वो बनाया गया था। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा मेंशन्ड इन, सती प्रथा को हटाया किसने, विलियम बेंटिक ने, नाम याद रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भैया पहला इंस्क्रिप्शनल एविडेंस कहाँ पे मिलता है कि सती प्रथा यहाँ पे थी, तो ये चीज़ आपको नाम याद रखना है। ईरान का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको ये सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य मिला था कि सती प्रथा नाम की भी कोई प्रथा होती है। हिलेरियस, बहुत मतलब अजीब सी और एकदम मतलब क्या ही बोलूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ईरान इंस्क्रिप्शन जो है किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो भानुगुप्त से जो है वो ईरान इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है। आगे बात करें, रवि कीर्ति कंपोजर ऑफ आई होल प्रशास्ति इंस्क्रिप्शन, तो रवि कीर्ति कंपोजर थे किसके, आई होल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के कंपोजर थे। किसके दरबार में, तो पुलकेशिन सेकंड के दरबार में ये कंपोजर थे। ठीक है, पोएट कालिदास की बात करें तो इनका जो कालिदास का वर्णन है कि हाँ ये कालिदास थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, ये वर्णन कहाँ पे आपको मिलता है, ये आई होल इंस्क्रिप्शन में ही देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो व्हेन द कॉइन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन इंडिया, तो 600 BC में सबसे पहले कॉइन्स अपीयर हुए। ओल्डेस्ट कॉइन्स इन इंडिया आर एक्सेप्टेड बाय पंच मार्क्ड कॉइन्स, थे वो जो सबसे पहले और सबसे ओल्डेस्ट कॉइन्स थे, पुराने कॉइन्स थे जो एक्सेप्ट किए गए इंडिया के द्वारा, पंच मार्क्ड कॉइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो इंडो बैक्टीरियंस ने यहाँ पे गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इश्यूड इन इंडिया बाय, तो भैया देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, सिर्फ इंट्रोड्यूस की बात है तो इंडो बैक्टीरियंस, लेकिन बात करें जब प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इशूड इन इंडिया
तब आपका क्या नाम बनेगा? कुशांस। ओके, मूविंग ऑन। मोस्टली कॉइन्स ऑफ सातवाहन्स टाइम वर मेड ऑफ विच मेटल? सातवाहन का जब समय था, सातवाहन का जब रीजन था, तो उस समय जो हमारे पास कॉइन्स आ रहे थे इंडिया में, किस धातु के बने थे? इट वॉज ऑफ लेड, लेड के बने थे। ठीक है, LEAD। आगे बढ़ते हैं। इशूड गोल्ड कॉइन्स एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए, किसने बनवाए, किसने निकाले? तो कुशांस ने। प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स कुशांस। लार्ज स्केल पे किसने? कुशांस। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, देन इंडो बैक्टीरियंस। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड? तो भैया देखिए, जो गोल्ड कॉइन है, कितने ज़्यादा आपके वेरिएशंस, आपको लिटिल लिटिल वेरिएशंस और आंसर आपके चेंज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही जगह पे वो सारे वेरिएशंस मैं दिखा दूँ। तो मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड? गुप्ता पीरियड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रोमन कॉइन्स हैज़ बीन फाउंड एट अरिकमेंडू में रोमन कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। भीमबेटका इज फेमस फॉर केव्स पेंटिंग के लिए, जो गुफा में चित्रकलाएं होती हैं वो भीमबेटका की गुफा में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी और इसीलिए वो फेमस है केव्स पेंटिंग के लिए। केव्स पेंटिंग के लिए भीमबेटका इज फेमस फॉर केव्स पेंटिंग। नेक्स्ट हम देखें, बर्मा वॉज नोन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द नेम ऑफ स्वर्ण भूमि। बर्मा को जो है वो किस नाम से जानते थे इंडिया के लोग? तो स्वर्ण भूमि के नाम से। ठीक है, अंगकोर वाट टेम्पल कहाँ पर है? तो कंबोडिया में जो है ये आपका अंगकोर वाट टेम्पल पड़ता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? आई होप सो आपको मज़ा आई होगी और पूरा सब चीज़ें आपको मैंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और पूरा कोशिश की कि आपको बिना बोरिंग करे आपको चीज़ें समझ में आए और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की, सब चीज़ें बताने की कोशिश की। आने वाले दिनों में जो क्लासेस आनी है वो भी आपकी ऐसे ही मज़े से होंगी, आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी और अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से क्लास करवाऊँ और अच्छा कंटेंट दूँ। बाकी आप चाहें तो ई बुक हमारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिया है और ख़ुद उन्होंने बोला है कि सर वाकई में आपने ई बुक में हमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, मज़ा आ रही है हमको प्रिपेयर करने में, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, हमको खुद भी लग रहा है कि हाँ अब हमने कुछ पढ़ा है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप में भी जनरेट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ई बुक को ज़रूर देख लीजिएगा और फिर वहाँ से आप चीज़ें करने के बाद आप जो प्रैक्टिस है वो हमारे यूट्यूब वीडियो से भी ज़रूर करिएगा। और जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि हमारी प्रीवियस क्लासेस भी हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की हमने प्रीवियस क्लासेस बना रखी हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करिए। रामबाण साबित होने वाली है भाई, हर एक क्लास में कुछ अलग और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट छांट के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, रिलेवेंट कंटेंट दिया, रिलेवेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। मज़ा आ जाएगी आपको क्लास करने में। और जब क्लास में यहाँ पे अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे और फिर उसके बाद जब प्रिपरेशन करने के बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे ना जाके, तो बॉस आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में भी मज़ा आने वाली है। तो अगर मज़ा लेना है तो भाई अभी अपने आप को सजा दीजिए। कैसी सजा? क्लास के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर क्लास, कोढ़ों की तरह अपने ऊपर बरसाते रहिए। दर्द महसूस करिए, जब आपको दर्द हो और दर्द महसूस करिए और क्लासेस करिए। सारी की सारी क्लास आपको एनी हाउ कर लेनी है बॉस, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं चाहिए तो चद्दर तानिए सो जाइए। और भी स्टूडेंट्स हैं जो ये काम करेंगे और जो करेगा वही भरेगा, उसी को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपके अंदर कुछ मोटिवेशन डेवलप हुआ होगा कि हाँ मेरे को भाई करना है, एनी हाउ लेना है। अगर नहीं हुआ तो आप बस वो लम्हा याद करिए कि जब आपके सामने लिस्ट आएगी कि हाँ डैश नाम का जो व्यक्ति है या डैश नाम का XYZ स्टूडेंट, आपका जो भी नाम है, आप सपोज़ कर लो कि आपकी लिस्ट आई और वहाँ पे आपका नाम है, उस समय आपको कितना ज़्यादा अच्छा फील होगा। और जब आप खुद अपने पेरेंट्स से कहोगे कि पापा मम्मी मैंने अपने बलबूते पर पढ़ाई की और इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, रेगुलर सीट पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, नेशनल PG में सिलेक्शन हुआ है, एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई किया, मैंने टॉप किया, मेरी टॉप 17 में रैंकिंग है, मेरी टॉप 10 में रैंकिंग है, मेरी टॉप 5 में रैंकिंग है। ठीक है, टॉप वाली तो छोड़ो, आप जब क्वालिफाई ही कर लोगे ना, जब लिस्ट में नाम आएगा आपका कि हाँ रेगुलर पे आपका सिलेक्शन हो गया है, रेगुलर सीट पे, भाई इट वाज ऑसम फीलिंग है। इस फीलिंग का मज़ा लेना है तो अभी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जितने भी टाइम आपका बचा हुआ है 20 से 22 दिन अच्छे से प्रिपरेशन करिए। देखिए
रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए बस, और हम आपको रिलेवेंट कंटेंट ही दे रहे हैं। ओके, ई बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।